चार पंक्तियां बोलूंगा और उम्मीद है कि विंध्य जैसी तालियां बजें। लग नहीं रहा कि विंध्यवासी यहां पे बैठे हैं। कि मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। जोरदार तालियां बजाइए और स्वागत करिए मंच में माननीय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NH 24/7 के मंच में। और इसके साथ ही स्वागत हम करना चाहेंगे हरिभूमि INH 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी का। कि आप दोनों पधारें और दूसरे सेशन की ओर हम बढ़ें। दूसरा सेशन भी राजनीति से संबंधित सेशन होगा, जिसमें संवाद 2023 के अंतर्गत बात होगी विकास के मुद्दों पर। आखिरकार 2018 से लेकर 23 तक क्या विकास हुआ प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर आगामी चुनाव में उतरेगी, क्या है उनके विकास के वादे, क्या थे उनके विकास के वादे, क्या रहेंगे विकास के वादे। स्वागत करना चाहूंगा सर। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां विंध्य के गौरव गिरीश गौतम जी के लिए, जो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं। एक संघर्षशील राजनेता जिसने अपने संघर्ष से रीवा को राज्य स्तर पर एक पहचान दी। अपने विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान कुछ नई पहल के लिए वो जाने गए। तो ऐसे गिरीश गौतम जी, जो अध्यक्ष बनने के बाद भी अपनी साइकिल यात्रा को नहीं नहीं थे, तो विल ने एक अलग किस्म का जनादेश भाजपा के प्रति अपार जन समर्थन के साथ दिया था। थोड़ा आप समझाएंगे हमें कि ऐसा क्या विंध्य के संदर्भ में था जो बाकी प्रदेश से अलग यहां के लोगों ने फैसला दिया था। दो कारण थे जी। एक तो कारण यह था कि जनता को ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद विंध्य जो प्रदेश कहलाता है, या जो विंध्य जी, पूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास। तो 5 साल में क्या किए विंध्य के लिए? जो मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व रहता था वैसा प्रतिनिधित्व नहीं दिखा। जिस रीवा से 8 सीटें पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती, वहां से एक भी मंत्री नहीं बना। ये भाजपा को रीवा से, विंध्य से इतनी नाराजगी क्यों हो गई? नहीं, दो भागों में बांटिए इसको। जी सरकार और सत्ता अलग है। जी
कनेक्टिविटी का हो सकता है, इरिगेशन का हो सकता है, क्या सवाल है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो क्या हमारी कोई नाराजगी थी? वो उनका हक बनता था। नहीं, उसमें नाराजगी थी। उसमें नाराजगी ये थी कि छत्तीसगढ़ में रहे लोग ये महसूस करते थे कि वह विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं है। क्या गिरीश गौतम जी यहाँ कहने की स्थिति में हैं कि रीवा जिले का जो विभाजन हुआ उसकी बुनियाद में उस क्षेत्र की उपेक्षा थी, उस क्षेत्र के लोगों की पीड़ा थी, इसलिए विभाजन किया गया, या कुल मिलाकर एक माहौल बनाना था तो इसलिए एक नया जिला बन गया? नहीं, ये मऊगंज जिला बनाने का कोई आज का काम नहीं है। ये डिमांड काफी दिनों से चली आ रही है जी। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी मऊगंज जिला चाहिए जी। उसमें शामिल थे। इससे यह पता चलता है कि क्षेत्र की जनता ये चाहती थी कि उनका जिला, उनका स्वयं का कोई अस्तित्व हो जिसको खुद जिला लिख सके। वो ऐसा उनकी मंशा रही हो। इस मंशा को पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस मंशा से काम किया है तो विधानसभा चुनाव के बाद हुए नगरीय निकाय चुनाव में जनता ने आपको सिरे से खारिज क्यों किया? ऐसे हारे जैसे पहले कभी ना हारे? नहीं, ऐसा नहीं। आप पूरा टोटल मध्य प्रदेश का देखिए, एक चुनाव से किसी का आकलन नहीं होना चाहिए। नहीं, हम तो केवल विंध्य का आकलन कर रहे हैं। मेरा निवेदन सुन लीजिए जी। मैराथन दौड़ में जी 5 लैप में क्या है, फाइनल लैप में क्या है जी, महत्वपूर्ण रिजल्ट आता है फाइनल लैप का जी। अंतिम लैप में, अंतिम चरण में जो दौड़ करके प्राप्त करता है उसी को मेडल मिलता है जी। बाकी 4 चरण में कौन पीछे, कई बार देखते हैं दौड़ में होते हुए कि वो एक खिलाड़ी पीछे है और लास्ट में मेडल उसी को मिल जाता है। तो ये दौड़ चलती रहती है। इसमें राजनीति की ये दौड़ को मान के चलिए। और अंतिम जो चरण है उस चरण में हर हालत में भारतीय जनता पार्टी। आप तो खांटी राजनेता हैं, मंजे हुए राजनेता हैं, पुराने राजनेता हैं, थोड़ी तो रोशनी दीजिए ना कि भाई नगरीय निकाय चुनाव में सिंगरौली तो हार गए, रीवा जहां बैठे हैं वहां हार गए, आसपास की नगर पालिकाएं उनमें हार गए, क्यों हार गए? तो इसका कुछ तो उत्तर दीजिए। मतलब आप इसे यूं टाल दें। नहीं, टाल नहीं रहे। देखिए जी, 2 चीज को समझिए जी। यदि नगर निगम भर को देखेंगे तो नगर पंचायतों को भी देखना पड़ेगा ना जी, साथ में जी। तो नगर पंचायतों को तो सारी जितनी नगर पंचायतें सारे में भाजपा जीत गई जी। नगर निगम हार गए तो पूरे समग्र रूप से पूरे रीवा जिलों को देखेंगे जी। तो जितना रीवा नगर निगम का वोटर है उतना सारी जो हमारी नगर पंचायतें हैं उन नगर पंचायतों को वोटर मिल करके होते हैं जी। मऊगंज हो गया, हनुमना हो गया, नई गढ़ी हो गया, चाक घाट हो गया, त्योंतर हो गया, सिरमौर हो गया, जबा हो गया, सिमरिया हो गया, गोविंदगढ़ गुड़ आदि आदि। ये सारे मिलकर के उतने वोटर होते जितना वोटर नगर निगम का। जी। तो उस बाकी नगर पंचायतों में भाजपा जीती तो उस तरह से तुलनात्मक तौर पर हमें नहीं देखना चाहिए और ये देखेंगे तो हमें समग्र रूप से देखना चाहिए। मतलब आप इसमें कोई विवेचन नहीं करना चाहते या आपने इसकी कोई विवेचना नहीं की कि जिन चुनावों को हम बड़ी आसानी से जीत लिया करते थे उन चुनावों को हम कैसे हार गए? गिरीश जी को नहीं लगता कि ये कोई विवेचन का विषय है, ये कोई शोध का विषय है, ये कोई चिंतन का विषय है? नहीं, शोध का विषय नहीं है जी, पर स्वाभाविक तौर पर चिंता का विषय तो हर पार्टी के लिए होगा ना जी। और इसीलिए चिंता का विषय होते हुए हम उसको फिर से अंतिम लैप में जीतने का भरपूर प्रयास करेंगे। चिंता के दौरान क्या निष्कर्ष निकले, क्यों ऐसे नतीजे आए?
अब नतीजे तो ये जनता ही बता सकती कि नतीजे क्यों दिया। अब उसको हम कैसे बतावें? हम तो जीतने के लिए लड़ते हैं ना जी। कोई भी आदमी हारने के लिए कभी नहीं लाए। एक आध दो को छोड़ करके जी। मैंने अपने राजनीतिक इतिहास में 52 साल में एक दो लोगों को देखा है जी। जिन्होंने हारने के लिए लड़ते थे और कई बार तो मंच से भाषण करते थे कि हमको वोट करोगे तो तुमसे ज्यादा नालायक व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है जी। ऐसा करके वो मंचों से भाषण करते। कई लोग हैं इस तरह के। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो चुनाव को एक मजाक के रूप में लिया करते थे। पर जो लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है। कोई भी लड़ता हो जीतने के लिए लड़ता है। हम भी जीतने के लिए लड़े। जनता का जाने जैसा आया सिरोधार्य है। जो गलतियां हुई उसको सुधार करके अंतिम वाला जीतने का प्रयास करें। तो आपने गलतियों को सुधारने की बात कही। जब 2018 का चुनाव था तो 2013 में 167 जीती हुई सीटें भाजपा 109 सीटों पर आकर सिमट गई। नगरीय निकाय का तो आपने कोई विवेचन करके बताया नहीं। ये 167 से 109 पर सिमट जाने का कोई विवेचन किया है? नहीं विवेचन ताकि 2023 में ऐसी कहानी ना बने। नहीं विवेचन किया है जी। विवेचन का उसमें कई कारण होते हैं जी। कई कंपल्सन्स होते हैं जी। आप उस बात को आप भी अच्छी तरह से जानते हो क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत दिन से आप हैं। कई बार होता है कि पार्टी के पक्ष में मतदाता होते हुए भी जी। कई बार उम्मीदवार से नाराज रहता है। वो ऐसा भी आता है जी कि हमसे नाराज है, हम कैंडिडेट हैं, हो सकता है हमसे नाराज हो, पार्टी से नाराज नहीं हो, पर वो नाराजगी इस स्तर तक चली जाती है कि पार्टी के पक्ष में होते हुए वो सोचता है कि कैंडिडेट हार जाए। ऐसा करके किसी दल के साथ हो सकता है, हमारे साथ नहीं किसी के साथ हो सकता है। और ऐसा विचार यदि आता है तो उसका मतलब अर्थ ये निकलता है कि पार्टी ने जब कोई संतुलन बनाने के लिए कैंडिडेट दिया, हो सकता है उसके मन में ना आया हो जनता के मन में कि ये कैंडिडेट उसके दृष्टिकोण से ठीक है। ऐसा भी एक कारण हो सकता है। दूसरे कारण ऐसे हो सकते हैं कि कई बार जो विकास के काम होते हैं जी वो क्षेत्र का कार्यकर्ता या आम जनता किस दृष्टिकोण से विकास किए गए उसकी जानकारी उस तक पहुंचाने में हम शायद असमर्थ हो जाते या कोई कारण से नहीं पहुंचा पाते जी। तो जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा शायद हमको नहीं मिल सकता जी। और एक तीसरा कारण ये कि 18 साल और 15 साल सरकार में रहने के बाद जी वैसे भी एक सिद्धांत है कि जो हमेशा लगातार एक बात रही आती तो उससे थोड़ा सा नाराजगी तो होती। इसको स्वीकार करने में कोई हिचक किसी को नहीं होना चाहिए। वो स्वाभाविक बात है वो, और वो नेचुरल बात है। और राजनीति में तो चलती इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी को पाटने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करने का, ज्यादा ज्यादा लोगों को अप्रोच करने का, ज्यादा ज्यादा लोक कल्याण के काम करने का अपन प्रयास करते हैं कि जिसको इनकम्बेंसी कहा जाता है जी। तो वो इनकम्बेंसी नहीं हो, प्रोकम्बेंसी हमारी तरफ हो, ऐसा करके प्रयास करते हैं। तो जब 15 साल में एंटी इनकम्बेंसी लग गई और तकरीबन 13 साल के शिवराज सिंह के संदर्भ में जब एंटी इनकम्बेंसी लग गई तो अब तो ये 18 साल का कहानी हो गई। 15 साल के मुख्यमंत्री जी की कहानी हो गई। तो शिवराज सिंह जी के संदर्भ में आप क्या मान रहे हैं? समस्या है आपके लिए या ताकत है? नहीं, कोई ताकत है हमारी, कोई समस्या नहीं है जी। और इस जनता ने 15 साल का एक अवसर, 15 महीने के एक अवसर दे करके जी नया टेस्ट चेंज करने का प्रयास किया और करके देख लिया उन्होंने जी। खूब तबीयत से किया उन्होंने 15 महीने में जी। और 15 महीने के भीतर जो जनता को मिला वो भी देख रही है जी और जो अब मिल रहा वो भी देख रही है जी। तो दोनों की तुलना पर, क्योंकि आप जरा देखो, जब हम लोग कहते थे 2003 के पहले जब हम राजनीति करते थे तो एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। सवाल ये खड़ा हुआ था कि कई बार हफ्ते तक बिजली नहीं आती थी जी। आप समझिए बात को जी। एक इशू था, एक एजेंडा था, वो सड़कों का नामो निशान नहीं था, एक एजेंडा था। पर जब वो सरकार आने के बाद सड़कें बना दी गई, बिजली का उत्पादन बढ़ा दिया गया, बिजली की पहुंच पड़ोस गांव तक पहुंचा दी गई। अब वो जो मतदाता 2 साल का था, 2 साल का था, वो जब 20 और 22 साल का हुआ उसके सामने 2003 के पहले की पिक्चर नहीं है जी। वो पिक्चर उसके सामने है ही नहीं है। अब उसको यदि हम कहें ये उसको जैसे इतिहास के पन्नों से जाएं तो आजादी लड़ाई लड़ने वालों का जो एक्सपीरियंस है वो किताब पढ़ करके वो एक्सपीरियंस प्राप्त नहीं किया जा सकता है जी। किताब में हम इतिहास पढ़ सकते हैं, इतिहास बनाने वाले अपने अनुभव से इतिहास बनाते हैं जी। तो स्वाभाविक है 2003 के पहले जो थे उनने देखा था, नए लड़कों ने नहीं देखा। तो उसके कारण से उनको ऐसा लगा, जब हम लोग कहते थे कि नहीं हमने बिजली का उत्पादन बढ़ा दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो उसको वो उसके सामने कोई तुलनात्मक पिक्चर तो थी नहीं। पर ये 15 महीने में उसको तुलना करने का अवसर मिला है जी। और वो अवसर मिलने के कारण उसको एक तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर मिला। जैसे एक उदाहरण आप दीजिए जी। मैं आज भी कहता हूं, हमारे जब चुनाव हो रहे थे 18 में, क्या ये सही नहीं है? माननीय राहुल गांधी जी जब भोपाल के अंदर आए, एक शब्द का प्रयोग किया उन्होंने
कि हम सारे किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे और 10 दिन के अंदर माफ करेंगे, नहीं माफ कर पाएंगे तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। जी एक भी आदमी, चुनौती के साथ कह रहा हूं आपको, जी एक भी व्यक्ति आकर के बता दे, किसान का एक नाम लेकर के आवे कि इसका 2 लाख का कर्जा माफ हुआ है, जी। जरा आकर के बतावे तो। मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको। आपसे पहले हमारे साथ में अजय सिंह और राहुल भैया मौजूद थे। वो यहां पर मंच से बोलकर गए हैं, ये नहीं कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू करेंगे। पहली बैठक हुई थी, हमने कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ये अजय सिंह जी यहां बोलकर गए हैं, आपके पुराने मित्र के बेटे हैं। क्या कहते हैं उनके बयान पर? नहीं, अब वो उनको डिफेंड करना जी, और ये तो रिकॉर्डेड बात है ना भाई। हम क्या कहते हैं, अजय सिंह भैया क्या कहते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है जी। ये तो रिकॉर्डेड चीज है। और हम प्रक्रिया शुरू करेंगे या 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे, दोनों एक साथ चलेगी बात जी। 10 दिन के अंदर कर्जा माफ नहीं कर पाए तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। अभी आप कल का आप ही के उसमें आ रहा है, कर्नाटक का जो ये वादा करके 5 गारंटी करके आए, अब जरा उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान पढ़ो ना, लगातार आज कल आ रहा है। क्या कह रहे हैं वो, हमारे पास बजट ही नहीं उनकी, अब जो हमारी गारंटी है 5 गारंटी को पूरा करने के लिए 58,000 करोड़ चाहिए, हमारे पास है ही नहीं जी। तो वो गारंटी का क्या होगा? यदि गारंटी को पूरा करते तो विकास का काम कैसे होगा? जी। तो ये दोनों चीजों को आप देखेंगे तो ये कहने का नहीं कि वो कहेगा कि ऐसा नहीं कहा था, ऐसा कहा था, वो तो रिकॉर्ड है भाई। तो एक बात बताइए गिरीश जी, आप लोगों ने इंतजार क्यों नहीं किया? भाई सरकार तो 5 साल के लिए बनती है ना, वो वादे पूरे नहीं कर रहे थे, 5 साल में और बदहाली कर लेते तो जनता ठीक तरीके से आपको ले आती। ये हेर फेर करके सरकार बना दी आपने। कांग्रेस इसी पे विलाप करती है, इसी पे आरोप लगाती है, बिकाऊओं की सरकार है। ये बिकाऊओं की सरकार बनाकर आपको नहीं लगता आपने कांग्रेस को और घेरने का मौका गंवा दिया? नहीं, किसी की विलाप करने को तो अपन रोक नहीं सकते ना जी। कोई विलाप करे, लोकतंत्र में सबको छूट है जी। उसको हम कैसे रोक सकते हैं? जी। और सरकार बनाने का लोकतंत्र के भीतर हमको अधिकार है सरकार बनाने का। सरकार बनाने के लिए तो अपन लड़ते हैं ना। जी। कोई साधु संत का मठ खोलने के लिए हम चुनाव नहीं लड़ते हैं जी। कि हम चुनाव जीत के जाएंगे या फिर कोई पलथी मार के बैठ जाएंगे, प्रवचन करते हुए घूमेंगे। हम चुनाव लड़ते हैं और दल कोई चुनाव लड़ता है तो सरकार बनाने के लिए लड़ता है। जी। तो सरकार बनाना हमारा काम है। सरकार जनता यदि हमको वोट करती है, बनाएंगे। दूसरा, यदि उनके लोगों पर ने किस डील के तहत बनाएंगे? मैं वही उसी को स्पष्टीकरण दे रहा। जी। उनके लोगों ने इस्तीफा दिया, उनकी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है। जी। हमने उनको सीधे थोड़ी शामिल किया। जी। वो सारे इस्तीफा दे करके गए, हमने टिकट दिया, चुनाव दिया, जनता ने जिता करके भेजा। जी। तो उसमें विलाप करने किया हमने सीधे उनको कांग्रेस से लेकर के, कांग्रेस का कैंडिडेट होते ही हमने मंत्री बनाया हो तो बात अलग। हमने नहीं बनाया, पहले इस्तीफा दो, इस्तीफा दे दिया, चुनाव लड़े, चुनाव लड़के जीत आ गए। उसमें से कुछ वो भी जीत गए, 28 में से गए तो वो भी तो जीते। जी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये उनका हक है किसी को विलाप करना, रोना, अपनी बात को कहना, उसमें हम एक बात बताइए गिरीश जी, जितना आत्मविश्वास आप इस मंच पर दिखा रहे हैं अपनी पार्टी के संदर्भ में, वैसा आत्मविश्वास राज्य के स्तर पर क्यों नहीं दिख रहा? क्यों दिल्ली से इतने नेता हर रोज आ रहे हैं, हर रोज बैठ रहे हैं, जा बाद में रहे, दोबारा आने की टिकट पहले करा रहे हैं? क्यों इतना परेशान कर रहे हैं दिल्ली के नेताओं को आप इस बार? युद्ध का एक नियम है जी। युद्ध का एक नियम है जी। युद्ध में हमेशा चौकन्ना होकर के सारी ताकत लगाकर युद्ध करना। यदि 2 देशों को युद्ध हो जाए जी तो हमारा सेनापति कभी नहीं कहेगा कि पहले ये चले जाएं, यही लड़ेंगे, बाद में हम देखेंगे। जी। उसी दिन से कमांड अपने हाथ में रखेगा। यदि हमको युद्ध जीतना है तो कमांडर इन चीफ हमारा होगा, वही सब देख रेख करेगा, और जब लड़ेंगे तभी तो युद्ध जीतेंगे। इसीलिए युद्ध जीतते हैं, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे जिससे हो अपन। नहीं, पर हमने तो आपको युद्ध जीतते हुए 2003 में भी देखा, 2008 में भी देखा, 2013 में भी देखा। युद्ध भले ही नहीं जीत पाए पर 2018 में भी देखा। 2003 में, 2008 में नरेंद्र मोदी जी नहीं थे जी। 2013 में भी नरेंद्र मोदी जी नहीं थे जी। 14 में आए, तब से कमान उनके हाथ में है, उसमें कौन सी दिक्कत है? नहीं, कमान उनके हाथ में है पर पूरी जान लगा रखी है। किस बात का डर है इतना, ये जानना चाहते हैं? डर नहीं जी। इसको डर के रूप में मत देखिए ना। किस रूप में देखें? नहीं, इसको इस रूप में देखिए कि हम पूरी कोई भी युद्ध होगा हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। नहीं, हमारा सवाल ये कि शिवराज सिंह चौहान पे भरोसा नहीं है, वीडी शर्मा पे भरोसा नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर पे भरोसा नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय पे भरोसा नहीं है, प्रहलाद पटेल पे भरोसा नहीं है, या गिरीश गौतम पे भरोसा नहीं है। क्या है इन नेताओं में इतना दमखम नहीं बचा कि अपना प्रदेश जीत पाए? इसलिए अमित शाह जी भी आ रहे हैं,
भूपेंद्र यादव जी भी आ रहे हैं, अश्विनी वैष्णव जी भी आ रहे हैं। क्या हो गया आप लोगों को? ये हाथ पांव इतने कमजोर कैसे हो गए आप लोगों के? नहीं कमजोर, इसको इस दृष्टिकोण से मत देखिए ना। यदि हमारा संगठन है, प्रदेश का संगठन है, देश का संगठन है, देश के तमाम प्रभारी बनते हैं जी तो सबको मोटिवेट तो करना पड़ेगा ना जी सबको लगना पड़ेगा ना। जी और सब लगेंगे तभी तो अपन ये कहेंगे कि युद्ध को पूरे मन से, पूरी एक संपूर्ण भाव से हमने उसको लड़ा है, अपन कहेंगे। अच्छा, इस युद्ध के अंतर्गत शिवराज सिंह सरकार के काम आपके लिए कितनी बड़ी ताकत है? कौन से ऐसे काम है जिनके कारण से आपको लगता है कि अभी तत्काल का जो सबसे बड़ा काम है, लाडली बहना का जिसके खाते में 1000 गया है जी, आपको विश्वास दिलाता हूं वो पूरे प्रदेश के भीतर वो गेम चेंजर होगी बीजेपी के पक्ष में। आप जरा देख लीजिएगा इसको, आप देख लीजिएगा इसको। मतलब 1000 रुपए महीना आपको मिलने लगा है, इसलिए आपका वोट मुझे मिल रहा है? नहीं, ये हम ना भी कहें, आप जरा सा बताइए गांव के भीतर हालत ये सारे लोग बैठे जानते हैं जी, वो 1000 रुपए का मतलब नहीं है उसका, जी उसके अपमान का, उसके जिल्लत का जो एक भाव उसको झेलना पड़ता था जी, कोई महिला, इसीलिए मैं कहता हूं कि सम्मान का सूचक है वो। कोई महिला किसी से 100 रुपए अपने जेठानी तक से मांगती थी वो देने को तैयार नहीं होती थी, अपमानित अलग से होती थी जी। आज उसके हाथ में 1000 रुपए है। 1000 का कोई माने, 1000 से मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई उसका बड़ा भारी बिजनेस खड़ा हो जाएगा, वो गरीबी रेखा से उठ करके वो अपर क्लास में चली जाए, ऐसा भी मैं नहीं कहता जी। पर एक बात तो होगी ना, उसका जो अपमान, जो जिल्लत झेलना पड़ता, उससे बचाव का एक तरीका था जो 1000 उसके हाथ में आया जी। और इसको उसे माना है, इसमें कौन सी नहीं, लेकिन मेरे 2 सवाल हैं इसमें। एक तो आपने बोला कि ये जो लाडली बहना है ना, ये गेम चेंजर है, मतलब गेम हार रहे थे आप, इस योजना से जीत जाएंगे, तो आपने बोला ना गेम चेंजर है। हाँ, इसलिए मैं उसका जवाब देता हूं। गेम चेंजर ये है कि कई सीटें अपन 300 से हारे जी, 1000 से हारे, कई सीटें अपन 3000 4000 से जीते जी, ठीक है ना। तो जिनको हम 1000 2000 से हारे हैं उनको 10,000 से जीतेंगे, और जो 5000 से जीते थे उनको 25,000 से जीतेंगे। ये है गेम चेंजर। नहीं, लेकिन आप तो 1000 दे रहे हैं, कमलनाथ जी ने बताया वो नारी सम्मान लेकर आएंगे और 1500 रुपए हर महीने खाते में डालकर दिखाएंगे। अब 1000 बनाम 1500 की लड़ाई है, जिसको 1000 मिल रहे हैं वो 1500 की उम्मीद में उधर ना चला जाए, कहीं आपके साथ फिर से गेम तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये झूठा वादा करने, वादा को पूरा करने की लड़ाई है जी। यदि 3 वादे उन्होंने पूरा नहीं किया, जनता इस बात को समझती है जी। 15 महीने में 3 वादे उन्होंने पूरा नहीं किया जी। किसानों के 2 लाख के कर्जा माफी जी। बेरोजगारों को 4000 रुपए देना जी। नया सवेरा से 4 लाख 2 लाख देना जी। संबल कार्ड जो शिवराज की फोटो लगा हुआ जा रहा था जी। एक्सीडेंट होने पर परिवार को 4 लाख आर्थिक मदद मिलती थी, सामान्य एक्सीडेंट होने पर, घायल होने पर 2 लाख मिलती थी विकलांगता पर, उसको बदल करके उन्होंने नया सवेरा किया जी। नया सवेरा में हुआ, बाकी सब कुछ करना, केवल शिवराज की फोटो बदलना, नया सवेरा किया जी। उसकी जांच कराते रहे, जांच होती रही, नया सवेरा बनता रहा, पर उस 15 महीने में 1 पैसा किसी को नहीं मिला, 1 पैसा नहीं मिला किसी को जी। तो उसका 2 ही बात हो सकती है, या तो उन 15 महीनों के भीतर मध्य प्रदेश को स्वर्गलोक बना दिया गया, 1 आदमी मरा नहीं जी। या तो ये हो सकता है, और या तो हमने दिया नहीं, 2 ही बातें हो सकती है ना भाई। हमको तो मरने पर देना था, घायल होने पर देना था, तो इसका मतलब कोई घायल नहीं हुआ, किसी की मृत्यु नहीं है, इसलिए हमको नहीं देना पड़ा, इसलिए हमने नहीं दिया 1 पैसा, नंबर 1। दूसरा आप देखिए, मैं आज भी कहता हूं दावे के साथ जी, माननीय कमलनाथ जी ने अपने भाषणों में सैकड़ों हजारों बार जी, जब सवाल देने का आया, पैसा देने का आया, विधानसभा के भीतर, विधानसभा के बाहर, केवल एक भाषण करते रहे वो, शिवराज खजाना खाली करके चले गए जी। शिवराज ने खजाना खाली कर दिया, शिवराज ने खजाना खाली कर दिया, और उसकी गिनती लगाना तब सैकड़ों पार करेगा, माने हजारों तक जा सकते हैं जी। इन 3 सालों के भीतर शिवराज ने एक बार नहीं कहा कि कमलनाथ खजाना खाली करके चले गए जी। इंदौर में सबमिट कराते रहे, खेल वाला कराते रहे, उसका सिनेमा वाला कराते रहे। बीच में रोकूं? नहीं, 1 सेकंड। नहीं, बीच में। इसलिए फर्क ये दिखाई पड़ेगा आपको कि ये सरकार वादा करके उसको पूरा करने वाली है और वो वादा करके बहाना करने वाले लोग। मेरा सवाल ये था कि जब कमलनाथ ने कह दिया कि खजाना खाली करके चले गए, तो खाली खजाने को खाली कैसे किया जा सकता है? नहीं, यही फिर वही सवाल खड़ा, नहीं फिर वही सवाल खड़ा हुआ, फिर वही सवाल खड़ा हुआ जी। खाली वो ना कह रहे हैं, हम खाली कहां कर गए, हम तो आते हैं फिर काम शुरू कर दिया ना। हाँ, लेकिन खबरें तो रोज आती रहेंगी, इस 15 दिन में फिर 1000 करोड़ का कर्ज ले लिया, फिर 1000 करोड़ का कर्ज ले लिया। क्या कहते हैं आप? कर्ज कोई चारबाग का जो दर्शन है वो आप लोगों को बहुत भा गया, मस्ती में जियो, कर्ज लेकर घी पियो। नहीं, ऐसा नहीं।
हम डेवलपमेंट करते हैं। यदि हम कर्जा लेकर के बाणसागर की नहरों का पानी रीवा जिले के 4 लाख हेक्टेयर में पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ऐसा कर्जा लेना हमको मंजूर है जी। यदि हम 4,000 करोड़ रुपए कर्जा लेकर के या 15,000 करोड़ कर्जा लेकर के रीवा के डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं, अस्पताल बनाना चाहते हैं, सड़कें बनाना चाहते हैं, जिससे इंटरकनेक्टिविटी बने, हमारी इनकम बढ़े, हमारे टैक्स बढ़े, हमारे टैक्स पेयर आम है, तो इसमें कौन सी बुराई है? कोई व्यक्तिगत काम तो हो नहीं रहा। यदि कर्जा लिया तो बाणसागर बनाने के लिया, बाणसागर की नहर का पानी हर खेत के भीतर पहुंचाने का लिया, कर्जा लिया तो उसके लिए लिया। तो कर्जा लेना बुराई नहीं है, कर्जा लेकर के घी पीना बुरा है। और वो यदि चारवाक के सिद्धांत पर आप जाएंगे तो उसका कर्ज लेकर के घी पीना था, कर्ज लेकर के काम करने वाले का आक्षेप उसका नहीं था। अब हम आखिरी बातचीत की ओर चलते हैं। जब आप इतना सब कुछ कर्ज के संदर्भ में विकास कार्यों के लिए कर रहे हैं, तो फिर संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में जो घोषणा है उसको क्या माना जाए? और संविदा कर्मचारियों के लिए घोषणा तो आपने कर दी, पर जो आपके वास्तविक सरकारी कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के संदर्भ में मांग कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है हमें लेके आओ, लागू हो जाएगी। ये ओपीएस आपको निपटा दी हिमाचल में, ऐसा भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में कैसे बचेंगे? जो ऐसा कहते हैं मैं उनसे आग्रह जरूर निवेदन करना चाहता हूं जी। ओपीएस की बात करने वाले लोगों से राजस्थान में पूछ लो आप जी। वहां ओपीएस लागू किया, कितने लोगों को पुरानी पेंशन मिलना चालू हो गई जी। क्योंकि उसमें जो अड़ंगा आ रहा है वो अड़ंगा यही आ रहा है कि सेंट्रल का फंड लगता है और फिर स्टेट का लगता है जी। तो घोषणा करना बड़ा आसान है, उसको क्रियान्वयन करना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कठिन है जी। यदि उनने घोषणा वहां की है, पहले राजस्थान में लागू करा दो ना, सबका ओपीएस दिलवा दो जी। फिर भी सरकार उस पर विचार कर रही है अपने स्तर पर, वो सरकार का निर्णय, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि सरकार का मैं पार्ट पोर्शन नहीं हूं, इसलिए सरकार क्या निर्णय कर रही है उसमें मुझे नहीं आइडिया, मुझे नहीं कि क्या कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि उस पर विचार हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आपके प्रिय नेता हैं, मध्य प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, नाम उनका दिग्विजय सिंह है। मध्य प्रदेश की 69 सीटों पर कांग्रेस को जिताने के लिए निकले हैं, जो कांग्रेस लंबे समय से हार रही है। विंध्य में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह की सक्रियता आपको कितना डरा रही है या कितना लुभा रही है? वो कई बार एक नाग पंचमी आएगी ना अभी जी। अब अखाड़े में 2 पहलवान उतरते हैं जी। एक पहलवान दूसरे पहलवान को पटक देता है तो वो बाहर निकलता है कि इस बार हम हार गए, अगली बार बताएंगे जी। अगली बार आता है फिर पटक देता है, फिर अगली बार बताएंगे, फिर आता है फिर पटक देता है। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि 3 तिखार महाभिखार, माने 3 बार हारे हैं, चौथी बार हारेंगे, 5वीं बार देखेंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं जी। तो दिग्विजय सिंह की सक्रियता को लेकर आपको किसी को कोई चिंता नहीं, या आप मान रहे हैं कि आपकी मदद के लिए कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग चिंतित नहीं होते, वो लोग चिंतित जरूर। ऐसा तो नहीं कि आपकी मदद के लिए आ रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा। मैं किसी के उसके वैचारिक तौर पर उसकी जो प्रतिबद्धता उसके बारे में मैं कभी किसी को प्रश्न नहीं लगाता जी। यदि कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो करना चाहिए। आप तो कभी भी कांग्रेसियों को भाजपाई बनाने का हुनर रखते हैं। नहीं, पर कम से कम उनको तो नहीं बनाएंगे क्योंकि अपनी हालत 2003 की नहीं करनी है। मतलब दिग्विजय सिंह के लिए आपका ऑफर नहीं है, बाकी सबके लिए है? नहीं, मैं किसी का ऑफर नहीं कर सकता क्योंकि मैं न तो ऑफर करने वाले पर पद पर हूं जी, और न ऑफर करने वाले की हमारी योग्यता है, न मेरी क्षमता है। पार्टी ने वो जिम्मेदारी। अब आप जिस पद पर हैं उसकी थोड़ी सी बातचीत करके इस बातचीत को विराम देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष बनकर कितना बंधन महसूस हुआ? जिस स्वायत्ता के साथ, जिस स्वतंत्रता के साथ, जिस अल्लड़पन के साथ आप जीवन जीते थे, अध्यक्ष का पद कितना बांध दिया आपको, या ये अध्यक्ष का पद भी आपके अनुसार जैसा हो गया? महाभारत में भीष्म पितामह का रोल देखा है जी, बस समझ लो। तो क्या आप भी बाणों की शरशैया पे गिरने वाले हैं? नहीं, ये हो सकता है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। उसको क्यों इनकार करेंगे? हम उसका उदाहरण दे रहे हैं, मतलब उसका एक पार्ट देखो आप जी। भीष्म पिता मतलब कि हम उससे जो पद हमको मिला उससे बंध जाते हैं जी। और वहां जिम्मेदारी हमारी क्या है? निष्पक्षता जी। निष्पक्ष भाव, निष्प्रह भाव से काम करना जी। और दायित्वों का निर्वहन करना जी। तो हमारा प्रयास यही होगा, हम करेंगे क्योंकि हम उससे बंधे हुए हैं। जी। मैं जब उसका नाम लिया तो उसका ऐसा मत समझना कि मैं किसी व्यक्ति से बंध गया हूं, मैं उससे उस कुर्सी से बंधा हुआ हूं जी। जो आसन की कुर्सी है। मैंने अपने इस 3 साल के जीवन काल में जब मुझे ये पद मिला तो जिस दिन मुझे मिला था उस दिन मैंने कहा था कि मैं इसकी ऊंचाई पर भले न ले जा सकूं, पर हमारे जिन पूर्व स्पीकरों ने
इसको, इस परंपरा को, इस प्रतिष्ठा को कायम किया है, जो दीवार खड़ी की है। मेरा प्रयास होगा कि उसमें एक भी खरोंच नहीं आने दूं, मेरा प्रयास ये होगा जी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें करने में सफल हूं, इसीलिए मैं संतोष हूं। इस बात की आपको कितनी पीड़ा है कि आखिरी सत्र था विधानसभा का, वहां भी अपनी निर्धारित कार्यविधि पूरी नहीं किया? आपका मन खिन्न नहीं होता कि जिस विधानसभा, जिस लोकसभा, जिस राज्यसभा के संदर्भ में अपेक्षा रही कि आज जनहित के मुद्दों पर बात होगी, चर्चा होगी, दिशा समाज को मिलेगी, वो अब महज औपचारिकताओं का स्थान भर बनते जा रहा है? शिमला में स्पीकर से सम्मेलन हुआ जी, और उसमें मैं पहला स्पीकर था जिसने हमने प्रस्ताव किया कि यदि हमारी संसदीय लोकतांत्रिक संसदीय परंपरा को आगे और मजबूत करना है तो संवैधानिक तौर पर इस बात का संशोधन करना पड़ेगा कि विधानसभाओं का कार्यकाल या सांसदों के कार्यकाल की तारीखें तय हों। इसीलिए मेरा प्रस्ताव था कि लोकसभा कम से कम 100 दिन चले जी, बड़ी विधानसभा 75 से 80 दिन चले, छोटी विधानसभा 60 चले और छोटी विधानसभा 40 चले, और इसका संविधान में संशोधन हो जी। और आपको जानकर ताजुब होगा कि इसको पूरे भारत के स्पीकरों ने इसको स्वीकार किया, हमारे ओम बिड़ला ने भी स्वीकार किया जी। माने एक तरह से सामूहिक तौर पर वो प्रस्ताव हमने पारित करने का प्रयास किया और इस बात पर विचार हुआ कि लगातार, क्योंकि अभी संवैधानिक चीज क्या है, अभी है कि 2 विधानसभा सत्रों के बीच की बैठक का दिन 6 महीने हो, ये संवैधानिक प्रावधान है जी। तो 6 महीने में कितने दिन का हो, इसके लिए कोई व्यवस्था हमने आहूत किया, 1 घंटे चलाया, 1 घंटे बाद बंद कर दिया। तो इसमें जिम्मेदारी किसकी? जी, केवल सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हमारे प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, मेरी व्यक्तिगत मान्यता यह है, उस कुर्सी में बैठने के बाद मैं ऐसा समझता हूं, जो मैं समझ पाया कि सरकार का काम चल जाता है जी, पर विधानसभा यदि चल देगी तो प्रतिपक्ष का काम चलता है। जी। प्रतिपक्ष का काम तभी चलता है जब विधानसभा चलती है, और सरकार का काम तब चलता है जब सरकार विधानसभा न चल रही हो तो भी उसका काम चलता रहता है। अध्यादेश के माध्यम से चलता रहता है, प्रशासनिक आदेश से उसका काम चलता रहता है। तो यदि हमारा काम होना है, प्रतिपक्ष की कोई बात होनी है, तो विधानसभा चलना आवश्यक है। इसीलिए ज्यादा जिम्मेदारी विधानसभा चलाने की किसकी होनी चाहिए? प्रतिपक्ष की होनी चाहिए। इसीलिए मैंने बार बार ये कहा कि एक काम करना, हम बेल में आते हैं, बेल में आने का मतलब कि फिर सारी कार्रवाई को बाधित करना जी। तो बेल में आना तुम्हारा अधिकार है जी, किसी भी सदस्य का अधिकार है जो बेल में आ सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ उनके राज्य में कानून बना हुआ है जी, बेल में आने का सस्पेंशन, सदा निलंबन। हमारे यहाँ कानून नहीं है, हमने छूट देके रखी है जी। परंतु मैं उनसे बार बार कहता हूं कि बेल में आना ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग रोज करोगे तो उसकी धार धीमी हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग छोटी बात में, हमारी बात नहीं सुनी गई, हम बेल में चले आए, अपने दूसरे से अपना टेबल खोलो, वहां से नारा लगाओ, बहिर्गमन का है, नारा लगाने का है, सब कुछ, ये तो सारा छूट मिली हुई है जी। तो बेल में ही आकर के पूरी कार्रवाई को बाधित करना, इससे न केवल जनता का नुकसान होता है, टैक्स पेयर के दिए गए पैसे का नुकसान होता है, और आप सब जानते हैं कि 1 घंटा विधानसभा चलाने में जो खर्चा होता है उसमें बहस होनी चाहिए। दूसरा नुकसान क्या होता है जी, कई बार सांसद हो या विधानसभाएं हो, कई बार ऐसे कानून पास करना पड़ता है जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान होता है। जैसे यहां पर वो जो शराब वाला आया, जहरीली शराब पीने में मृत्युदंड का कानून बनाना, और ऐसे कानून यदि बिना बहस के पास होते होंगे तो उसका फिर ईश्वर ही मालिक है। इसलिए ऐसे कानूनों पर खुली बहस हो, विद्वतापूर्ण बहस हो, तर्कों के साथ बहस हो, संशोधन हो, उसमें सारी बात हो जाए, उसके मेरिट और डिमेरिट पर बहस हो जाए, इसके बाद ऐसे कानून निकले तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। इसलिए मेरी मान्यता यह है कि विधानसभा को चलना ही चाहिए, लोकसभा को चलना ही चाहिए, विधानसभा को चलना ही चाहिए। अब मेरे आखिरी 3 सवाल हैं देव तालाब से विधायक माननीय गिरीश गौतम जी से। अभी अजय सिंह राहुल जी आपकी मौजूदगी में कटाक्ष करके गए, कई लोग मंत्री बनना चाहते थे, अध्यक्ष हो गए, कई लोग मंत्री बनना चाहते थे, कुछ भी नहीं बन पाए। आपसे जानना चाहेंगे, दोबारा मौका मिला तो अध्यक्ष बनना चाहेंगे या मंत्री बनना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के रहना चाहता हूं। क्या इतना मोह भंग हो गया आपका इस पद से? इतना दबाव रहता है, इतना तनाव रहता है? नहीं, मैं कार्यकर्ता हूं जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सबसे बड़ी पहचान मैं आपको बता दूं, फिर समझ लो जी। मनुष्य के जीवन में 3 चीजें उसके सामने खड़ी होती हैं जी। ऐसा मत माना कि मैं बौद्धिक को कोई प्रवचन दे रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं जो सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीति करने वाले किसी दल के हों जी। सारे लोगों के मन में एक पीड़ा होती है कि मैंने 30 साल पार्टी के लिए जीवन लगा दिया
और एक पश्चाताप का भास होता कि हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जी वर्तमान में हमारे तनाव रहता है, ये तनाव रहता है कि हमको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जी हमारा भविष्य क्या होगा, वो एक खतरा दिखाई पड़ता है। तो एक अंग्रेजी का शब्द निकलता है, जी रिग्रेट द पास्ट, प्रेजेंट टेंशन, फ्यूचर फियर। जी। इन तीनों से जो मुक्त हो वही भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है। एक बात बताइए गिरीश जी, ये कल के आए हुए लोगों की आपने शपथ करा दी और जो पार्टी के लिए पालकी ढोते रहे सालों तक, उनको आपने ये वाला ज्ञान दे दिया। न्याय कर रहे हो अपने कार्यकर्ताओं के साथ आप लोग? नहीं, ऐसा उसको इस दृष्टिकोण से नहीं लेना, नहीं लेने की आवश्यकता है। एक सवाल बिना अन्यथा लिए, जो 2018 का चुनाव था एक कठिन चुनाव रहा था आपके लिए। ऊपर से इस बार 3 साल आपके विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी के, जिसमें एक मर्यादा में रहना, अन्य कार्यों में व्यवस्था देना। देव तालाब कितनी बड़ी चुनौती दिख रही है आपको इस बार? क्योंकि पिछली बार कड़ा मुकाबला था, रीवा जिले के अंतर्गत अगर 8 सीटें थी तो सबसे कड़ा मुकाबला आपके संदर्भ में था। इस अच्छा बार है, इससे अच्छा क्या हो सकता है जी? भाई, नाम उसी का होता है जो मेहनत करके जीत के आता है ना, जो संघर्ष करके निकलता है, जब मेडल प्राप्त करता है तो ज्यादा अच्छा लगता है उसको। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कहा ना अपने कार्यकर्ता की पहचान बताई जी इसलिए मैं फ्यूचर का फियर में कभी नहीं जीता हूं। जी भविष्य में क्या होने वाला इसका मैं कभी, ऐसा मेरे मन के भीतर होता नहीं। जी। वर्तमान में मुझे जो जिम्मेदारी मिली है देव तालाब क्षेत्र की जनता की सेवा का, उसके विकास का, अपने दम पर अपनी क्षमता के अनुसार सरकार से कह करके, आग्रह करके, निवेदन करके, सब चीज करके अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जनता के ऊपर से, इसीलिए मैं अभी मेरे किसी ने भाषण सुना हो मेरे क्षेत्र में, मैं किसी को नहीं कहता कि मुझे वोट करो। जी वोट के लिए मैं नहीं कहता, मैं अकेला विधायक हूं जो यदि कैंडिडेट बना तो वोट के लिए नहीं कह रहा हूं। जी मैं ये कह रहा हूं कि 5 साल जो मुझे मौका मिला, हमने उत्तर पुस्तिका लिखने का प्रयास किया जी और जांचने की बारी आपकी है। कॉपी जांचना और क्या नंबर दे सकते हो ये तुमको देना है, हमको नहीं देना है। बहुत परंतु एक बात जरूर करना जी कि जब कॉपी परीक्षक बन करके जांचना तो जाति चश्मा उतार देना, पाती चश्मा उतार देना, सारे जो एक आपके प्रतिबद्धता वाले हैं उस चश्मे को उतार करके शुद्ध परीक्षक बन के जांचना। और ऐसा करके मेरी कॉपी जांचोगे तो मुझे विश्वास है कि 80% से कम नंबर मेरे नहीं आएंगे। तो कुल मिलाकर अपनी कॉपी जांचने के संदर्भ में आग्रह गिरीश जी का वो आखिरी सवाल इस कार्यक्रम का, विंध्य प्रदेश जिस विधानसभा के आप अध्यक्ष हैं उसके एक विधायक, वो आपने कहा ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैसा, वो नारायण त्रिपाठी भी हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता भाई। अभी भारतीय जनता पार्टी में है? मैं वही तो कह रहा हूं, पर कैसे भारतीय जनता पार्टी में ये भी देख रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपका इंटरव्यू हुआ होगा उनका। अभी भारतीय जनता पार्टी में है कि नहीं है वो? भाई अभी तक तो आपकी पार्टी ने निकाला नहीं, द्वंद्व ये चल रहा है। निकालना विधायकी से नहीं निकालना है, वो भारतीय जनता पार्टी, ये आपको ज्यादा जानकारी होगी। मेरा सवाल, अभी तो अखबारों में पढ़ा कि कोई वो कौन सा कोई पार्टी बना लिया है, कोई नाम आया था मैंने देखा था, कोई पार्टी बना ली है उन्होंने। अब मेरा सवाल तो आखिरी था, आपने मुझे एक और सवाल करने के लिए बाध्य कर दिया कि आपकी पार्टी इतनी लाचार क्यों हो गई नारायण त्रिपाठी के आगे? एक व्यक्ति खुलकर आपकी रीति नीति पद्धति को चुनौती दे रहा है और असहाय होकर देख रहे हैं। देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल एक विधायक के आगे इतना कमजोर क्यों हो गया गिरीश जी? इसको कमजोर मत कहिए, सहृदयता कहिए इसको। नहीं, किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए, इस सहृदय कहिए उनको कि ऐसा करके 3 साल सेवा की भाजपा की, इसलिए पार्टी ने दंड नहीं दिया, ऐसा मान लीजिए करके, ये मानिए उसको। ऐसा मत मानिए कि कमजोरी एक विधायक के हटने न हटने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आखिरी सवाल जो था मेरा, विंध्य प्रदेश, आप तो इतने बड़े ओहदे पर पहुंच गए, तो ये सपना ही रहेगा या इसे साकार करने में आप कोई भूमिका निभाएंगे? विंध्य प्रदेश का विरोधी शायद कोई नहीं होगा, पर जो उसके आंदोलन हो रहे उसके तरीके का मैं विरोधी हूं। और मैंने तब भी कहा था, जो सज्जन ये कहते हैं कि विंध्य प्रदेश हमारा वापस कर दो, हमें हमारा विंध्य प्रदेश चाहिए, मैं उसका विरोधी हूं। क्योंकि अपने इतिहास के पन्नों को भूल करके किसी चीज के लिए हम आंदोलन करके सफल नहीं हो सकते। हमारे उन आंदोलनों में गंगा चैताली की फोटो नहीं लगती जी। ये प्रश्न करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि विधानसभा ने कुछ नहीं किया। मैं आपको याद दिलाता हूं, हमारे पंडित श्रीनिवास तिवारी जी विधानसभा अध्यक्ष थे, इसी विधानसभा के भीतर संकल्प पारित हुआ, विंध्य प्रदेश बने, और वो संकल्प जुलाई 17 तारीख को केंद्र को भेजा गया, और वो कह रहे हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया।
जी। तो उन करने वालों को हमारे श्रीनिवास तिवारी थे, हमारे वो प्रतिद्वंदी हैं जी। हमारे, उनके चुनाव हम उन्हीं को हरा करके विधानसभा गए जी। परंतु इसको कैसे इंकार कर सकते हैं। 52 घंटे का भाषण विंध्य प्रदेश के बारे में विंध्य प्रदेश के भीतर था, जिसको संकलन करके हमने छपवाने का प्रयास किया है। तो हम क्यों उनको भूलते हैं, गंगा चेताली को क्यों भूलते हैं हम, जिनने विंध्य प्रदेश की लड़ाई लड़ी उनको हमको भूल करके अब फिर एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना कि सब कुछ हम हैं, हम ही ब्रह्मा, हम ही विष्णु, हम ही महेश, ये कहने वाले किसी आंदोलन की सफलता की तरफ गारंटी नहीं हो सकते हैं। फिर दूसरी बात, यदि हमको विंध्य प्रदेश बनाना है तो क्या रीवा जिले का बनाना है, रीवा जिला और सिंगरौली और सीधी सतना मिला करके विंध्य प्रदेश बनाना है। हमारे विंध्य प्रदेश में उस समय 48 सीटें थी जी। 60 एमएलए हुआ करते थे, 36 में डबल वोटिंग थी, 2 विधायक होते थे जी। 12 सीटों पर 36 पर 1 विधायक होता था, 12 सीटों पर 2 विधायक आते थे, 48 सीटें हो गई। इस तरह से 12 मिलाकर के 60 एमएलए होते थे जी। अब वो 60 एमएलए कहां कहां से होते थे, अंतिम सिरा उसका दतिया था जी। दतिया था, टीकमगढ़ था, नेवाड़ी था, छतरपुर था, पन्ना था, अमरकंटक था, शहडोल था, ये सारे मिल करके थे। क्या हमने सबसे बात की, कहीं हमको ऐसा तो डर नहीं लगता कि ये सब मिल जाए तो कहीं हमारी नेतागिरी तो खत्म हो जाए जी। या इस तरह की जब तक सारे लीगों से बातचीत करके समन्वय बैठा करके, छत्तीसगढ़ पूरा एक था जी। आपके बिलासपुर से लेकर के करुंदल तक जी। एक साथ लोग खड़े हो गए थे, चाहे जिस दल के हों। इसमें कोई खड़ा हो रहा क्या, और खड़े होने का कारण सिर्फ ये है कि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हम इसके नेता बनाएं, हम इसके महात्मा गांधी बने, हम ही आजादी का श्रेय लेकर के चले जाएं, तो शायद वो, मैं ऐसा समझता हूं कि विंध्य प्रदेश बनाने का आंदोलन नहीं है, विंध्य प्रदेश के आंदोलन को खत्म करने का आंदोलन है, मैं ऐसा मानता हूं। गिरीश जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जब तक सामूहिकता एक नतीजे पर नहीं पहुंचेगी तब तक विंध्य प्रदेश की परिकल्पना साकार हो ही नहीं सकती। विंध्य प्रदेश बनाने के लिए आंदोलन हो रहा है या अपने आप को नेता बनाने के लिए आंदोलन हो रहा है, इसके फर्क को समझना होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण उनकी टिप्पणी है वो ये है कि वह वोट नहीं मांगेंगे, वह केवल इतना आग्रह करेंगे, 5 साल उन्होंने जो काम किया है उसकी उत्तर पुस्तिका आपके सामने है। उत्तर पुस्तिका को बिना किसी प्रतिबद्धता के निष्पक्ष भाव से जांचिए और जो भी अंक आएंगे वो उसे स्वीकार करेंगे। तो गिरीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद खुलकर बातचीत के लिए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां एक साफ गोईता से बात करने वाले गिरीश गौतम जी के लिए। निश्चित रूप से बिजली की आन बान शान है गिरीश जी। गिरीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। एक बात के लिए धन्यवाद जी कि रीवा में भी लोगों को आकर के मौका दिया और कम से कम हम लोगों की फोटो चली जाएगी, अच्छा लगेगा अपने को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रधान संपादक जी। मैं निवेदन करूंगा प्रधान संपादक जी से कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को स्मृति चिन्ह, शॉल, श्रीफल से भेंट करें। माननीय मनीष त्रिपाठी सर, न्यूज एडिटर, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आएं और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को सम्मानित करें। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ स्वागत करें। संवाद 2023 आपने देख ही लिया, ये नमूना प्रधान संपादक जी के सवाल और उतने ही सधे हुए जवाब माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने दिया। हम धन्यवाद करना चाहेंगे संवाद 2023 में रीवा